ऐसे में पंजाब दोबारा से उस स्थिति में नहीं जाना चाहता और मुस्लिम स्टेट के मांग को काउंटर करने के लिए सिर्फ एक चाल थी। गलीज निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया। वह अमेरिका या कनाडा इनके लिए दो ऑप्शन लेकर बैठा है। पहला कि जेल जाओ, दूसरा जो वो कहें वो कर। अभी हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सिख सेपरेटिस्ट निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार बताया, जिसके बाद भारत ने कनाडा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके एम्बेसडर को भारत से निकाल बाहर किया और अपने राजनयिकों को कनाडा से वापस बुला लिया। ऐसे में अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इन सब के तार पंजाब में शुरू हुए खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हैं। क्या है खालिस्तानी मूवमेंट, कब हुई इसकी शुरुआत, इन सब के पीछे कहानी क्या है, सब जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। आप देखेंगे कि भले ही खालिस्तान की जड़ें पंजाब से जुड़ी हुई हो, पर इसका असर पंजाब में कम, भारत से बाहर ज्यादा दिखता है। पंजाब के लोगों में देश के प्रति समर्पण पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर प्रश्न यह है कि फिर आखिर खालिस्तान की मांग कौन कर रहा है, कौन है इस आंदोलन के पीछे और क्या कारण है। सिखों का बलिदान और देशभक्ति का अपना एक इतिहास रहा है। 1980 के दशक में खालिस्तान की मांग के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हो सकते हैं, हालांकि अब इसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब को वापस सामान्य होने में कई दशकों का समय लग गया। ऐसे में पंजाब दोबारा से उस स्थिति में नहीं जाना चाहता। इन्हीं सब में भिंडरावाला, जिसे खालिस्तान समर्थक और अलगाववादी नेता माना जाता था, ने पंजाब को बिल्कुल अपाहिज बना दिया था, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदिर के अंदर उसको मार गिराया गया था। खालिस्तान के शुरुआत की बात करें तो इसके तार 1969 में रहे पंजाब के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जगजीत सिंह चौहान से जुड़ते हैं, जो चुनाव हारने के बाद खुद को खालिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं और यूके चले जाते हैं, जहां पाकिस्तान के आईएसआई के समर्थन से भारत के खिलाफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1971 में जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आधे पेज का एडवर्टाइजमेंट छपवाया था, जिसमें खुद को खालिस्तान का प्रेसिडेंट बताया था। यही समय बांग्लादेश में उथल पुथल का समय भी था। ऐसे समय पाकिस्तान के लिए भी खालिस्तान मूवमेंट एक अनुकूल स्थिति थी। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक अलग सिख स्टेट की मांग 1940 से चली आ रही है, जब लाहौर रेजोल्यूशन में पंजाब को एक मुस्लिम राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। उस समय अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने इस मांग का समर्थन किया था, हालांकि इस पर बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि इस हिस्से में सिखों की आबादी मुस्लिम आबादी के मुकाबले काफी कम थी। तब पंजाब में लाहौर और पाकिस्तान का काफी हिस्सा शामिल था। इसके बाद इसका विभाजन हुआ, जिसके दौरान पंजाब ने कम्युनल वायलेंस और माइग्रेशन का बहुत ही बुरा दौर देखा, जिसके कारण हजारों लाखों लोग मारे गए और उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि सिखों का 1940 में एक सिख स्टेट की मांग भारत के पार्टीशन में देरी और मुस्लिम स्टेट के मांग को काउंटर करने के लिए सिर्फ एक चाल थी। बंटवारे के बाद अकाली दल पंजाब में एक मजबूत पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरा, लेकिन उनको भी कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा था कि बिना किसी रिलीजियस फेस के चुनाव में बहुमत मिलना मुश्किल होगा। फिर 1966 में पंजाब को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई मुद्दे राजनीतिक आंदोलनों का हिस्सा बने रहे। अकाली दल 1972 में चुनाव हार गई और कांग्रेस के ज्ञानी जय सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद अकाली दल ने अपने आप को सिखों के वेल विशर के रूप में दिखाना शुरू किया, जिसके लिए सुरजीत सिंह बरनाला और गुरचरण सिंह टोहरा जैसे नेताओं के तहत एक कमेटी का गठन किया, जिसे बाद में आनंदपुर साहिब संकल्प कहा गया और 1973 में 1973 में पंजाब के लिए ऑटोनॉमी की मांग की गई। इससे पार्टी को काफी हेल्प हुई। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को एक सेपरेटिस्ट डॉक्यूमेंट की तरह ही देखा, लेकिन अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल ने आनंदपुर रेजोल्यूशन में खालिस्तान को एक ऑटोनोमस सिख स्टेट की मांग की बात से इनकार किया। अकाली दल अपना समर्थन चारों तरफ जुटाने में लगी हुई थी। इसके लिए अकाली दल को ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन और रिलीजियस प्रीचर जनरल सिंह भिंडरावाले से समर्थन मिला। ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री ज्ञानी जय सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भिंडरावाला से संपर्क कर उन्हें कांग्रेस के साथ आने को कहा, लेकिन भिंडरावाले ने अकाली दल से भी अपना सपोर्ट ले लिया और सिख कम्युनिटीज के राइट्स पर बात करने लगे, ताकि उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडा को बल मिल सके। 1980s के आते आते भिंडरावाले पंजाब में एक बड़ा नाम हो चुका था। इसके बाद वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आ गए।
ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने भिंडरावाले से लड़ने के लिए सेना भेजी, जिससे भिंडरावाला मारा गया, लेकिन स्वर्ण मंदिर में सेना भेजना सिखों ने स्वर्ण मंदिर का अपमान माना और खालिस्तान की मांग को मजबूती देने के लिए सिखों को एक और मुद्दा मिल गया। हालांकि 1990 के दशक तक आते आते इस आंदोलन को लगभग समाप्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं भारत और कनाडा के रिश्तों की। तो बात यह है कि भारत और कनाडा के रिश्ते कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। भारत जब से आजाद हुआ है तब से ही कनाडा भारत के खिलाफ कुछ न कुछ करता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत आजाद हुआ तो हमारा गलीज निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और ये पूरा मैटर यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन पहुंचा। उस समय वहां ये निर्णय लिया गया, कश्मीर घाटी में पहले सीज फायर होगी, उसके बाद प्लेबिसाइट होगा, लेकिन ये तभी होगा जब सीज फायर होने के बाद पीओके से पाकिस्तान अपनी सेना हटा लेगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना वहां से हटाई नहीं और उसके बाद आज तक क्या हो रहा है कश्मीर को लेकर हम आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ बात ये नहीं कि पाकिस्तान ने सेना नहीं हटाई, यहाँ बात यह है कि जब ये सारा मैटर यूएन में डिस्कस हो रहा था उस समय सारे देश मिलकर ये फैसला लिए कि सीज फायर के बाद ही प्लेबिसाइट होगा। कनाडा ही इकलौता ऐसा देश था जिसने यह कहा था कि सीज फायर तो होता रहेगा, पहले प्लेबिसाइट करा लेना चाहिए। हालांकि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भारत को एक बात समझ में आ चुकी थी कि कनाडा हमारे लिए परेशानी का कारण आगे भी बन सकता है। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, मतलब 1970 के आसपास, कनाडा को ये लगने लगा कि अगर भारत को अपने हिसाब से रखना है तो उसे जो सिख लोग कनाडा में रहते हैं को यूज कर ऐसा वो कर सकता है। ऐसे में कनाडा ने अपने यहाँ एक सेपरेट सिख स्टेट की डिमांड को उछालना शुरू किया और यह नैरेटिव सेट कर भारत में भी यह काम शुरू कर दिया। इसमें अमेरिका और यूके का भी साथ कनाडा को मिला। ये सब पंजाब में आसानी से हो सकता था क्योंकि सिख कम्युनिटी ज्यादातर पंजाब में ही रहती है और इस मूवमेंट को ज्यादा बल तब मिला जब भिंडरावाला को प्रमोट कर एक वायलेंस कल्चर पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन 1990 तक आते आते इस पूरे मूवमेंट को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया, जिससे इन लोगों को यह समझ आ गया कि उनकी 20 से 30 साल की जो मेहनत उन्होंने की थी, जो नेटवर्क भारत के पंजाब में खड़ा किया था, वो अब खत्म हो गया है। अब शुरू करते हैं 1990 के बाद की कहानी। जब कनाडा और अमेरिका को यह लगने लगा कि उनका नेटवर्क खत्म हो गया है, तो इसके बाद कनाडा ने 1990 से एक नई रणनीति शुरू की। उसने कनाडा में रहने वाले उन लोगों को जो रेडिकल एलिमेंट्स थे और इस तरह के नैरेटिव को बढ़ावा दे सकते थे या बढ़ाने में मदद कर सकते थे, इनको सपोर्ट करने लगे और बढ़ावा देने लगे। इससे हुआ ये कि 2000 तक आते आते कनाडा के अंदर एक रेडिकल खालिस्तान का एक पूरा ग्रुप तैयार हो चुका है। 2005 में जब न्यूक्लियर डील को लेकर भारत के साथ एक समझौता हो रहा था, तो भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए कुछ अमेंडमेंट की बात अमेरिका को कही। तो अमेरिका को लगा कि भारत उसको कैसे डिक्टेट कर सकता है। ऐसे में उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि भारत की आर्म टेस्टिंग की जा सके। इसके लिए अमेरिका ने 2 तरह के काम करना शुरू किए। पहला ये कि अमेरिका ने वामपंथियों को उकसाना शुरू किया कि वे समर्थन वापस ले लें क्योंकि वे अमेरिका के खिलाफ, हालांकि वामपंथियों में कोई भी अमेरिका का खिलाफ नहीं है। और दूसरा ये कि अमेरिका ने सिख फॉर जस्टिस नाम से एक संस्था का गठन करवाया और जिसके लीडर का नाम था गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसने अमेरिका में रहते हुए कनाडा के खालिस्तानी रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 2008 के आते आते अमेरिका में रिसेशन आ गया, जिसका प्रभाव कनाडा पर भी पड़ा, जिसके वजह से वहाँ लेबर की डिमांड काफी बढ़ गई। अमेरिका और कनाडा दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना किसी और देश से सस्ती लेबर मंगाई जाए, लीगल और इलीगल दोनों तरह से, और फिर उसी लेबर को उस देश के खिलाफ यूज कर अपने एजेंडे को पूरा कर लिया जाएगा। और इसके लिए उन लोगों ने भारत को चुना। आपको याद होगा कि उस समय अमेरिका ने अपनी वीजा पॉलिसी को काफी लिबरलाइज कर दिया था। As concerns mount over the Trudeau government's visa policies. अब जो लोग प्रॉपर वीजा लेकर जाते थे वो तो स्किल्ड लोग थे, लेकिन जो लोग इलीगल तरीके से जाते थे वो सिर्फ इस बात को सोचकर जाते थे कि वहाँ एक मौका है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता था कि वहाँ अमेरिका या कनाडा इनके लिए 2 ऑप्शन लेकर बैठा है। पहला कि जेल जाओ, दूसरा जो वो कहें वो करो, जिसमें वे रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछे का काम, गाड़ी साफ करने का काम जैसे छोटे मोटे काम करने लगते। फिर धीरे धीरे इन्हें उन्हीं गुरुद्वारों के संपर्क में लाया जाता जिन्हें ये पिछले काफी सालों से रेडिकलाइज करते आ रहे हैं। और फिर ये लोग वहाँ कनाडा में और अमेरिका में खालिस्तान की डिमांड को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। लोगों को इलीगल तरीके से अमेरिका और कनाडा भेजने के लिए एक फेक वीजा रैकेट भी शुरू किया गया,
जो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा दिखता है, क्योंकि यही के लोग सबसे ज्यादा कनाडा और अमेरिका में थे, तो उन्हें वापस अपने परिजन से मिलाने के नाम पर भेजा जाता था और यहाँ के लोगों को मोटिवेट किया जाता था। आपके दिमाग में भी ये बात कभी न कभी तो आई ही होगी कि कनाडा जाने के लिए इन्हीं दो प्रदेश के लोग क्यों हमेशा मरे रहते हैं। कोई और प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु आदि प्रदेशों से लोग कनाडा जाने के लिए क्यों नहीं मरे रहते। पंजाब में इस समय शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहे कि उसे सेपरेट स्टेट खालिस्तान चाहिए, लेकिन उन लोगों को छोड़कर जिनके रिश्तेदार कनाडा या अमेरिका में खालिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप से जुड़े हों, ऐसे लोग खालिस्तान की बात करते हुए मिल सकते हैं, क्योंकि जब इनके इस तरह के रिश्तेदार भारत आते हैं तो अपने इस एजेंडे को भी प्रमोट करते हैं। अब तक ट्रूडो को लगता था कि वो भारत को इसके बेसिस पर हमेशा ही अपना काम करवाता रहेगा, पर अब एक मुश्किल आ गई और वो ये कि कनाडा में सिखों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है, करीब 8 लाख के आसपास। अब ये नंबर अगर कनाडा के हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ा नंबर है। ऐसे में ट्रूडो को लगता है कि इस वोट बैंक को साध लिया जाए, क्योंकि जिस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट से इनकी सरकार चल रही थी उसने इनसे अपना सपोर्ट वापस ले लिया है। अब ट्रूडो को लगता है कि कहीं फिर से सिखों की सारी सीट्स न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को ही न मिल जाए, इसलिए अब वो सिखों को लुभाने में लगा हुआ है। हालांकि इसको ये नहीं पता कि कनाडा में रहने वाले सारे सिख ऐसे नहीं हैं, और फिर भी वो उनको सपोर्ट करने में लगा हुआ है और उनको लुभाने के चक्कर में उसने भारत के एम्बेसडर पर बिना किसी एविडेंस के आरोप लगाकर जो ब्लंडर किया है उससे पूरे विश्व में मजाक का पात्र बनकर रह गया है। इस बार का चुनाव तो इसके हाथ से गया ही, इसकी रही सही इमेज भी बर्बाद हो गई है। आपकी इस विषय पर क्या राय है अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।